चलो अभी बेटा इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था क्या होता है, रिडक्शन बताया था। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में समझा दिया था। आज उसी के आगे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन है, सुनिए, ई नॉट ए टू प्लस से ए, ई नॉट बी टू प्लस से बी, ठीक है, ये दिया है। इसका वोल्टेज दे रखा है 0.70 वोल्ट, इसका वोल्टेज दे रखा है 0.50 वोल्ट, ठीक है। विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, विच विल हैव मोर टेंडेंसी, which will have more tendency to reduce, इन दोनों में सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है रिड्यूस होने की? बोलो, चलो आंसर बताओ। अभी जो मैंने पीछे आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। चलिए करिए। चलो बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, आपसे पूछ क्या रहा है कि भैया तुम ये बताओ कि इसमें रिडक्शन सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है रिड्यूस होने की। तो इसका मतलब तो तुम समझ रहे होगे, a+2 से a में बदलने का मतलब क्या है कि a जो है +2 था, उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और किसमें बदल गया, a में। a+2 से किसमें बदल रहा है, a में। तो मतलब ये भी क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है कि नहीं। अच्छा, b+2 था, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, b+2 से b में। ये भी क्या कर रहा है, दोनों ही रिडक्शन कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है। तो बेटा याद करो, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, देखो इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसके पोटेंशियल से, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है रिडक्शन करने की। तो आंसर क्या होगा, ई नॉट ए टू प्लस से ए, इसकी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज्यादा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है बेटा, ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की। लिख लीजिए, a+2 has greater tendency to reduce। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसके लिए है बेटा, a+2 के लिए। b+2 से ज्यादा a+2 की ज्यादा टेंडेंसी है क्या होने की, रिड्यूस होने की। क्यों, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, हाई है। जिसकी वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की। बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े बेटा, नोट हो गया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। चलो बताओ आप लोग कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किन पर डिपेंड करती है, किस चीज पर SEP की वैल्यू डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन, पहला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर इसको एक और नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
क्या बोलते हैं बेटा? तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन इंथैल्पी पे। किस पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन इंथैल्पी पे। हाइड्रेशन इंथैल्पी पे। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये कौन से टर्म है। तो एक बात याद रखना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम लोग एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग एनर्जी। इसमें हम लोग एनर्जी क्या करते हैं? भाई आपको पता है ना, दो एटम्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं। तो यहां भी हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडिंग एनर्जी। यहां भी हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी में एनर्जी बेटा रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाइड्रेशन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। तो इतना नोट कर लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिर मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बेटा सबसे पहले आपको समझनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। किसी भी दो एटम्स के बॉन्ड के दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तब दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसको बाहर निकालने के लिए। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। यहां डाल लीजिए हेडिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। नोट कर लीजिए बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, the energy released when 1 mole of gaseous ion, when 1 mole of gaseous ion, when 1 mole of gaseous ion dissolves in water, dissolves in water, dissolves in water, forming hydrated ions, forming हाइड्रेटेड आयंस। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मोल गैसियस आयन को जब पानी में हम डालते हैं, ध्यान से सुनना, एक मोल गैसियस आयन है, उसको पानी में डालोगे, जैसे ही आयन को जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा? वाटर के कैटायन पॉजिटिव होते हैं, तो एनायन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और एनायन जो होंगे वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और दोनों जुड़ जाएंगे। और आपको पता है जब भी कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। तो यहां क्या हो रहा है? हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? जब किसी एक मोल गैसियस आयन को वाटर में डालते हो तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रेटेड आयन बनाता है, और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज। मतलब इसमें एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी है, इसमें भी एनर्जी प्रोवाइड करनी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो इन तीनों फैक्टर्स पर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करती है? डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। बोलो समझ में आ गया? हाइड्रेशन एंथैल्पी आई समझ में? क्या होता है फिर से सुनो, तुमने एक गैसियस आयन लिया, उसको पानी में डाला, घोला,
तो पानी क्या करेगा, उस आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रेटेड आयन बनाएगा। जब वो बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है जब कोई बॉन्ड जुड़ते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को क्या बोलोगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी, जो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रेटेड आयन बनाते हैं तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल दे दें, अविरल भाई हैं, ठीक है, ये मान लो एक आयन है, ठीक है, तो अविरल भाई आयन है। अब ये स्कूल गए, ठीक है, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी दोस्त हैं इनके, तो उन सभी के साथ ये क्या बनाएंगे, एक फ्रेंडशिप बनाएंगे ना, और उनके साथ क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, एक बॉन्ड जनरेट होगा। जब और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रेटेड आयन। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे दोस्तों के साथ तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। कैसे, अब बॉन्ड बनाएंगे तो उनसे बातें करनी पड़ेंगी, उनकी बातें हमको शेयर करनी पड़ेंगी, अपनी बातें हमसे उनको शेयर करनी पड़ेंगी, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, उसको कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? हाइड्रेशन इंथैल्पी किसको कहोगे, एक मोल ऑफ गैसियस आयन को जब पानी में डालते हो तो वो आयन वाटर के साथ अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयन। उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे, हाइड्रेशन इंथैल्पी नोट हो गया, नोट हो गया हाइड्रेशन इंथैल्पी, बहुत बढ़िया। तो अब इसी के बारे में हम आपको और बताते हैं। अब जैसे एक बात समझिएगा सभी बच्चे, बेटा हो, जैसे कोई रिएक्शन है, एम है, एम किस में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। इसको मैंने क्या किया, एम एन प्लस में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक्वस फॉर्म में। और ये गैसियस आयन ही तो है, ये क्या है बेटा, गैसियस आयन। ये क्या है, ये गैसियस आयन है। बात समझ में आ रही है? तो हमने सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्वस में, Mn प्लस में। तो इसमें जो टोटल एनर्जी लगेगी, ये टोटल एनर्जी लगेगी ना, टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यही तो होगी। टोटल एनर्जी कितनी लगी, ये टोटल एनर्जी यही तो लगेगी, नहीं समझे? टोटल एनर्जी क्या लगेगी, Ms से Mn प्लस बनने में जो भी एनर्जी लगेगी वो टोटल एनर्जी कहलाएगी ना। तो ये हमने तुमको कितने स्टेप में रिएक्शन दिखाई, एक स्टेप में, सही बात है। अब यही रिएक्शन तुम्हारी 3 स्टेप में हो सकती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। पहले Ms से किस में कन्वर्ट करोगे भाई, M किस में है, सॉलिड फॉर्म में। हम पहले M को किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा N प्लस, और क्या बन गया, गैसियस आयन। क्या बन गया, और इस गैसियस आयन को लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे। किसमें डिसॉल्व करेंगे, किसमें घोलेंगे, पानी में। और जैसे ही पानी में घोलोगे क्या बन जाएगा, एक्वस Mn प्लस, एक्वस गैसियस आयन। क्या बन गया? अब देखो ये हमने सिंगल स्टेप में रिएक्शन बताई, इसमें टोटल एनर्जी क्या लग रही है, डेल्टा ई, ये टोटल एनर्जी लग रही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब Ms से Mg में बदलोगे, मतलब सॉलिड फॉर्म से गैस में बदलोगे, तो कौन सी इंथैल्पी होगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यही तो है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच ए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बोलो समझ में आई? और इसमें एनर्जी क्या होती है, हम देते हैं या एनर्जी रिलीज होती है? इसमें एनर्जी देते हैं बेटा, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सॉलिड से गैस में बदल रहे हो तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड। और अगर एनर्जी देते हैं तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आई है नहीं? एनर्जी देनी पड़ती है, क्या बोला मैंने, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। बोलो समझ में आई?
अच्छा ये बताओ, अगर Mg से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो ये गैसियस आयन में बदलेगा, तभी तो गैसियस आयन में। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी हम देते हैं? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी हम देते हैं उसी को तो कहते हैं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन चाहिए कह लो। और इसमें भी एनर्जी हमें देनी रहती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। इसमें भी एनर्जी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आई है नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, और गैसियस आयन को जब पानी में मिलाओगे तो वो बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उसे क्या बोलोगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलोगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। यही तो बताया था ना बेटा। भाई तुम खुद देखो, सॉलिड से गैस में बदल लो तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उनके एटम्स को, बॉन्ड को तोड़ोगे तभी गैस में बदलेगा। गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, और इसको तुम पानी में मिलाओगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी। और इसमें एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। बोलो समझ में आई बात? क्या होगी बेटा? क्लियर हुआ? अब तुम खुद ही बताओ, ये एक स्टेप में रिएक्शन में कितनी एनर्जी लग रही थी ये? अब ये यहां से पहले यहां है, यहां से फिर यहां गए, यहां से यहां गए। तुमने क्लास 11 में हेस लॉ पढ़ा है? हेस लॉ, क्लास 11 में हेस लॉ पढ़ा होगा। हेस, HESS, हेस लॉ। हेस लॉ यही कहता है कि कोई रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही हो और चाहे मैनी स्टेप्स में हो रही हो, एनर्जी दोनों में सेम लगती है। अगर यही रिएक्शन तुम सिंगल स्टेप में कर रहे हो, इतनी एनर्जी लग रही, मान लो लग रही 40 जूल एनर्जी लग रही, और यही रिएक्शन तुम 3 स्टेप में कर रहे हो, तो जितनी एनर्जी सिंगल स्टेप में लगी है उतनी ही एनर्जी चाहे जितने स्टेप से करो उतनी एनर्जी लगेगी। अब हो सकता है यहां पे 10 लग रही हो, यहां पे 10 लग रही हो, यहां 20 रिलीज हो रही हो, तो ओवरऑल 40 जूल ही एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? कहने का मतलब यह है चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो चाहे मैनी स्टेप्स में हो, दोनों ही में ही एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। यही हेस लॉ कहता है। तो अगर टोटल एनर्जी ये है सिंगल स्टेप वाली, तो मैनी स्टेप्स वाली एनर्जी क्या है? मैनी स्टेप्स वाली में एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस, अच्छा इसको पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि एंडोथर्मिक है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको भी जोड़ेंगे, इसमें भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा H ऑफ H, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो समझ में आई बात? ये अभी लिख लो तुम प्लस में ही। प्लस में क्यों लिखोगे? क्योंकि सभी को तुम्हें जोड़ना है ना, सारी एनर्जीज को। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो एनर्जी होगी और ये होगी, ये दोनों पॉजिटिव में होंगी, क्योंकि इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, और ये वाली रिलीज हो रही, तो इसकी एनर्जी किस में होगी? नेगेटिव में होगी। इसकी एनर्जी किस में होगी? नेगेटिव में। और इसकी एनर्जी किस में होगी? पॉजिटिव में। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो चाहे मैनी स्टेप्स में हो, एनर्जी सेम लगेगी दोनों कंडीशंस में। चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो चाहे कई सारे स्टेप्स में हो रही हो, एनर्जी सेम लगेगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। बात समझ में आ गई? इसी को हेस लॉ कहते हैं। हेस लॉ, HESS। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो देखो, सुनो ध्यान से, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे जैसे M सॉलिड फॉर्म में था, हम इसको डायरेक्टली सिंगल स्टेप में करें तो Mn प्लस एक्वस फॉर्म में बना। इसमें टोटल एनर्जी ये लगी, एनर्जी टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा अगर इसी को मैं 3 स्टेप में करूं तो उसमें टोटल एनर्जी क्या लगेगी? सेम लगेगी। जितनी सिंगल स्टेप में एनर्जी लगेगी उतनी ही इन तीनों स्टेप में भी टोटल एनर्जी लगेगी, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ठीक है, अच्छा, इस सॉलिड फॉर्म में इसको तुम गैस में बदलोगे
तो इनके एटम्स के बॉन्ड को तोड़ोगे, उसको क्या कहोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्या कहते हो? जैसे कि एग्जांपल दें कि अविरल का एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। अब वो है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्यों? क्योंकि वो 10-10 साल पुराने दोस्त हैं। भाईचारा ऑन टॉप था, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप था, 10 लोगों का ग्रुप था। अब उसमें क्या हुआ? बाहर से एक लड़का आया, उसने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया, यानी उन सभी जो 10 का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसको तोड़ दिया एनर्जी देके। तो अब अविरल का ग्रुप बिखर गया, सॉलिड से किस में हो गया? गैसियस में। अब उस बंदे ने क्या किया? अब अविरल के जेब से पैसा निकलवा लिया। पैसा यानी इलेक्ट्रॉन। उसने आयनाइजेशन एनर्जी दे दी। ध्यान से सुनो। अब उसने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए। उसने थोड़ी सी एनर्जी और दी, अविरल भाई ने पैसा निकाल के दे दिया। अब अविरल पे कितना चार्ज आ गया? Mn+, ठीक है। अब अविरल भाई को पानी में मिला दिया जाएगा, मतलब और दोस्ती ये बनाने जाएंगे ना दूसरे नए फ्रेंड से, बॉन्ड नए फ्रेंड से बॉन्ड बनाने जाएंगे। अब जब ये नए बॉन्ड बनाने जाएंगे नए फ्रेंड्स के साथ, तो Mn+ जब एक्वस फॉर्म में पानी के साथ मिलेगा तो हाइड्रेटेड आयन ये बनाएंगे अपना, तो उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होगी, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएंगे फिर नए दोस्त बनाएंगे जुड़ने के लिए, तो उसमें इनकी एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो ये बन जाएंगे आयन, हाइड्रेटेड आयन एक्वस फॉर्म में। तो इन सब में जो टोटल एनर्जी लगी वो सिंगल स्टेप में भी हो सकती थी, तो ये एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर होगी। इन सभी एनर्जी को जोड़ दो, इसके बराबर आएगी। जोड़ दिया तो इसमें तुम एनर्जी क्या देनी पड़ रही है? एंडोथर्मिक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। इसमें एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।